This conference will now गुरु be recorded. हाँ बोल। आपके हर स्वागत होने वाले इस चर्चा सत्र में विमल चौधरी स्वागत करती हूँ। पिछले एक साल से इस चर्चा सत्र में हमें मार्गदर्शन की शुरुआत प्रणव तुझा आवाज येत नाहीये। आवाज येत नाही का सर? हाँ आता यायला लागला, आता बोल। हाँ ठीक है, मैं पुन्हा बोलते। हाँ, परत नमस्कार, गुरुवचन ग्रुप की तरफ से हो। नमस्कार, गुरुवचन ग्रुप की तरफ से हर महीने होने वाले इस चर्चा सत्र में मैं प्रणल चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। पिछले एक साल से होने वाले इस चर्चा सत्र में आदरणीय वैद्य मल्हार जोशी मार्गदर्शन करने। आज के व्याख्यान की शुरुआत हम धन्वंतरी स्तव में मार्गदर्शन से करेंगे। हाँ, एक मिनिट। हाँ आवाज येत नाही का? ठीक है, इसका बैकग्राउंड साउंड नहीं आ रहा है, हम आगे चलते हैं। प्रणल आगे चलो। हाँ, आज का व्याख्यान इस व्याख्यान माला का 15वां व्याख्यान है। इसके पहले हमें कई विषयों पर वैद्य मल्हार जोशी सर ने मार्गदर्शन किया है। उनमें यकृत विचार, यकृत उत्पत्ति, ग्रंथोक्त संदर्भ, उपयोग में लाने वाली औषधियां, उनका कार्य, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। फल त्रिकादि गुगुल इस औषधि का विस्तार से विवेचन किया है। अगले व्याख्यान में प्लीहा अवयव की उत्पत्ति, व्याप्ति, दृष्टि लक्षण और ग्रंथोक्त संदर्भ, साथ ही वरांगक्षार और रजनी योग, इन औषधि कल्पों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। इसके आगे मूत्रपिंड अवयव उत्पत्ति, दृष्टि लक्षण और ग्रंथोक्त संदर्भ, साथ ही क्लेद इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत यह आयुर्वेद चिकित्सा का एक मूलभूत सिद्धांत है। इस पर आधारित निसर्ग और शारीर भाग 2 में हुए व्याख्यान में पंचमहाभूत, निसर्ग और शारीर, इनमें साम्य उदाहरणों द्वारा बताया है। इसका चिकित्सा में महत्व भी बताया है। अगले व्याख्यान में धातु पोषण न्याय के बारे में मार्गदर्शन किया है। न्याय का प्रैक्टिस में कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी बताई। अगले व्याख्यान में रक्त पित्त व्याधि के बारे में जानकारी दी। ग्रंथोक्त संदर्भ, उपयोग में लाई जाने वाली औषधियों की विस्तार से जानकारी ली। अगले व्याख्यान में क्षार आम्ल सिद्धांत इस विषय पर मार्गदर्शन किया है। इसमें जन्म प्रकृति, औषधि कल्प, व्याधि अवस्था, व्याधि के हेतु, इनमें क्षार आम्ल सिद्धांत का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में मार्गदर्शन किया है। पिछले व्याख्यान में सर ने हमें रक्त पित्त का उपद्रव, कास व्याधि इस विषय पर मार्गदर्शन किया। इसमें कास व्याधि हेतु चिकित्सा, सकप कास, शुष्क कास, इसके बारे में जानकारी दी। ये सारे व्याख्यान ऑनलाइन रूप से सुन सकते हैं। इसके लिए YouTube पर वैद्य मल्हार जोशी सर इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आदरणीय वैद्य मल्हार जोशी सर का परिचय। सांगली से वसंत दादा पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय से आयुर्वेदाचार्य पदवी प्राप्त किए।
30 साल से माधवनगर और सांगली में आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे हैं। रुग्णों में उपयोग करने की सारी औषधियां स्वयं घर पे बनाते हैं। सांगली के आवा दातार शास्त्री से गुरुकुल पद्धति से शिक्षा प्राप्त की है। पांचभौतिक पद्धति से रुग्ण परीक्षण और चिकित्सा सर करते। 2008 साल का वैद्य खड़ी वाले वैद्य संशोधन संस्था पुणे से दिया जाने वाला वैद्य द वा शेंडे रस औषधि पुरस्कार सर ने प्राप्त किया है। रस औषधि निर्माण कार्यशाला का आयोजन कई जगहों पर किया है। कई महाविद्यालयों से विद्यार्थी सर के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं और सर उनसे कोई शुल्क नहीं लेते हैं। आयुर्वेद व्यासपीठ में कई महत्वपूर्ण पदों का कार्यभार सर ने संभाला है। साल 2000 से सांगली जिला अध्यक्ष और साल 2006 से पश्चिम महाराष्ट्र विभाग अध्यक्ष और अभी सर केंद्रीय कार्यकारिणी सह कार्यवाहक इस रूप में कार्यरत है। पिछले 30 साल से पांचभौतिक पद्धति से औषधि निर्माण करके उनसे रुग्णों की चिकित्सा कर रहे हैं। उनके बेटे श्री शतानंद जोशी, इनकी मदद से सर ने भेषजम आयुर्वेद इस फार्मेसी के माध्यम से औषधि निर्माण और वितरण इस क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। श्री शतानंद जोशी ने आयुर्वेदा बी फार्मेसी की पढ़ाई जामनगर गुजरात से पूरी की है। आज इस व्याख्यान के 15वें सत्र में सर हमें अध्वशोष इस विषय पर मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं सर से निवेदन करती हूँ कि वे हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मैं जो पहले 2-4 स्लाइड्स हर लेक्चर में आपको दिखाता हूँ, वो आज मैंने स्क्रॉल करके आगे हम आ रहे हैं। आयुर्वेद व्यासपीठ के बारे में आपने सभी लोगों ने मेरे मुंह से या बाकी भी चैनल से आपने सुना है। उसका एक कृण्वन्तो विश्वम स्वस्थम करके ब्रीद वाक्य है, और उसी के चलते हम समाज में आयुर्वेद का महत्व बढ़ा रहे हैं और पूरे विश्व को स्वस्थ करने का हमने विचार सामने रखा है। उसी के चलते मैं 2-4 दिन पिछले आपके सामने एक विषय रख रहा हूं। आयुर्वेद व्यासपीठ की तरफ से धन्वंतरी व्याख्यान माला, इस धन्वंतरी जयंती 2021 को एक्चुअल या वर्चुअल लेक्चर सीरीज हम देने वाले हैं। मैंने बहुत सारे मैसेजेस भी आपके लिए छोड़े हैं ग्रुप के ऊपर, उसमें एक्चुअल वर्चुअल दोनों तरफ से आप दे सकते हैं। इसका प्रारंभ 31 तारीख को हम प्रारंभ करके 5 दिसंबर यानी पूरा 1 महीना और 4-5 दिन ये लेक्चर सीरीज लेने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको आह्वान किया है कि हमें 1000 लेक्चर इस धन्वंतरी जयंती के निमित्त पूरे 1 महीने में देने हैं। और मैंने जो बड़ी तरफ से आपको सभी जो मैं अभी हमारा गुरुबचन ग्रुप पे 1750 वैद्य ज्वाइन है, उनको जो आह्वान किया है उसी के चलते 31 तारीख को ज्यादातर वैद्य इसमें समावेश हो उन वैद्यों का, ये मैं फिर एक बार आपको विनती करता हूँ। इसकी पीपीटी आपको तैयार मिलने वाली है। लोकल आयुर्वेद व्यासपीठ की ब्रांच को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या मुझे, या इस व्याख्यान के जो प्रमुख है वैद्य रवि भंडारी, इनको भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम जो 31 तारीख को लेक्चर देने वाले हैं उसकी एक नेट बंद करो, व्हाट्सएप बंद कर, उसकी एक पूर्व तैयारी ऐसे यानी डेमो लेक्चर हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट के वैद्य रवि जी भंडारी है वो हमें देने वाले हैं। उसके लिए लिंक भी मैंने आपके सामने रखी है। इस लिंक पर आप 28 तारीख रात को ये डेमो लेक्चर सुनने के लिए जिनको आना है, और 31 तारीख को या पूरे आगे के महीने में जो भी ये लेक्चर देना चाहते हैं उनके लिए 28 तारीख को रात 9 बजे व्याधि क्षमत्व इस विषय पर वैद्य रवि भंडारी हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। ठीक है, ये स्लाइड मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाई थी।
चर्चा सत्र क्रमांक 15 है, अक्टूबर आज की तारीख का है। पांचभौतिक सिद्धांत के ऊपर हमारा लेक्चर होगा। वो सिद्धांत है अध्वशोष। इसके बारे में पहले चर्चा होगी। उसके बाद एक रुग्ण पत्रक मैं आपके सामने रखूंगा। उपयुक्त औषधि चर्चा, ये अध्वशोष में जो भी हम दवाइयां यूज कर सकते हैं वो सब पहले मैं आपको बताऊंगा। और जो रुग्ण पत्रक मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, उसकी चिकित्सा में जो मैंने औषधि कल्प अभी प्रयोग में लाए हैं, उनके बारे में सविस्तर चर्चा करेंगे। उसमें ही एक अध्वशोष के बारे में एक बहुत असरदार और दातार शास्त्री जी ने संशोधन करके जो एक औषधि चुनी है, उसका निर्माण विधि और उसका प्रयोग में कैसा उपयोग करना है, ये सब आज के लेक्चर में समाविष्ट है। अध्वशोष एक विशेष पांचभौतिक सिद्धांत है। अध्वशोष इसका ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत सारी बार अलग अलग तरीके से अलग अलग उसको आयाम देकर उल्लेख आया है, लेकिन दातार शास्त्री ने इस विषय पर संशोधन करके अनेक रुग्णों के बाद उन रुग्णों का अध्ययन करके निरीक्षण करके ये एक विशेष पांचभौतिक सिद्धांत हमारे लिए सबके लिए इसका बहुत विस्तृत वर्णन भी उनके पुस्तकों में उन्होंने किया है। यह महत्वपूर्ण संशोधन है और ये एक निरीक्षण जन्य संशोधन है जिसका हम अनेक व्याधियों में हेतु करके इसका जैसे निदान करते हैं, निदान के लिए जो भी कारण हम प्रयोग में लाते हैं, उसी के चलते अनेक व्याधियों का हेतु करके ये इस अध्वशोष का हमें अध्वशोष के ऊपर ध्यान देना है, अध्वशोष समझना चाहिए और उसी के चिकित्सा करते हुए हम जो भी व्याधि हमारे सामने आया है उसका अच्छी तरह से इलाज भी कर सकते हैं। अध्वशोष एक 4-5 पिक्चर्स मैंने आपके सामने रखे हैं। अध्व शब्द का अर्थ है प्रवास। अध्व शब्द का शब्दार्थ है प्रवास तथा शोष शब्द अर्थ है क्षीणता। पहले जो मैंने 5 पिक्चर्स आपके सामने रखे थे वो फिर एक बार दिखाता हूँ। ट्रैकिंग करने वाले बहुत सारे युवा पीढ़ी के युवा जो साल में 1 बार 2 बार 3 बार ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं, उनकी तो शारीरिक अवस्था बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जैसे जैसे उनका ट्रैवलिंग धीरे धीरे बढ़ जाता है, शारीरिक ताकत के हिसाब से उनको कुछ तकलीफ नहीं होती, लेकिन हम जो बोलते हैं शरीर के ऊपर उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम होता रहता है। दूसरा एक पिक्चर मैंने रखा है, रनिंग करने वाले, बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलने वाले, ज्यादातर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आने जाने वाले ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनके शरीर पर भी इस निसर्ग का असर होता दिखाई देता है। बीच वाला पिक्चर मैंने आपके सामने जो रखा है वो महाराष्ट्र का एक अटूट भाग है, वारकरी संप्रदाय, और जो हर साल हर महीना आपके स्थान से पंढरपुर तक, कोई अष्टविनायक तक ऐसे भ्रमण करते रहने वाले ये वारकरी संप्रदाय के लोग हैं। इनके शरीर पर भी कुछ ना कुछ तो निसर्ग का असर होने वाला है, जिसका हम विस्तृत रूप से आगे विश्लेषण देखने वाले हैं। हमारे प्रैक्टिस में आने वाले एमआर लोग जो होते हैं, जिनके ऊपर प्रायः
पहले पहले उनके जो करियर का स्टार्टिंग होता है उसमें 1 जिला रहता है, 2 जिले, 3 जिले, 4 जिले, ऐसे करते करते उनका कार्य का विस्तार धीरे धीरे होने लगता है और पूरे एक राष्ट्र तक या 2-3 राष्ट्र तक ऐसा भी उनका संचार होने लगता है। तब उनके ऊपर, शरीर के ऊपर उनका कुछ ना कुछ तो असर शुरू हो जाता है। और लास्ट जो पिक्चर मैंने आपको दिखाया है वो ट्रक ड्राइवर है, यानी व्हीकल ड्राइव करने वाले सभी लोग। इनके भी हर 50-60-70 किलोमीटर के बाद उनका जो वातावरण जो रहता है उनके आसपास का, वो चेंज होता रहता है। वहाँ का पानी, वहाँ का खाना सभी अलग अलग तरीके से उनको मिलता है और उसी के चलते उनके शरीर पर भी कुछ ना कुछ तो असर हमें दिखाई देता है। ये जो असर होता है वो कैसा होता है, क्या होता है, हम आगे देखेंगे। मैंने प्रारंभ में आपको बताया है, यह अनेक व्याधियों का मूल कारण हो सकता है। यानी इतनी बड़ी मात्रा में इतने बार बार ट्रैवलिंग होना, ये अनेक व्याधियों का मूल कारण हो सकता है। या इसकी चिकित्सा करने से, या इसकी चिकित्सा यानी ये ट्रैवलिंग करने से शरीर के ऊपर जो परिणाम होते हैं उनकी चिकित्सा करने से हम अनेक व्याधियों में उपशय ले सकते हैं। यहाँ बात मेरी ध्यान से सुनिए। ये मूल कारण अनेक व्याधियों का हो सकता है। वैसे तो हमारे शरीर में जो भी ताकत है, अभी हमारी प्रतिकार क्षमता अच्छी रहती है तो इसका असर तुरंत नहीं दिखाई देता, लेकिन यह निदान करके हमने एक बार अध्वशोष का विचार रुग्ण के बारे में किया तो अध्वशोष चिकित्सा से हम उसके अन्य अन्य व्याधियों भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका निदान यानी अध्वशोष, एक इस रुग्ण को अध्वशोष के हेतु हमें मिलते हैं, इसका निदान हम पांचभौतिक जो वैशिष्ट्य पूर्ण ऐसी नाद परीक्षा है उसी से कर सकते हैं। प्रश्न परीक्षा में भले हमें उसने रुग्ण ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जैसे हम नाड़ी परीक्षा करते हैं उसी के तरह ये नाद परीक्षा से हमें अध्वशोष का निदान हो सकता है। नाद परीक्षा हम जहां जहां लेते हैं, ये स्थान है यकृत और प्लीहा। मूत्रपिंड के ऊपर हम पीडनासत्व देखते हैं। जो उदर परीक्षण करते हैं उसमें यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड, स्त्रियों के लिए गर्भाशय, इन चार जो अवयव हमें, इसके बारे में हमने पहले 1-2 लेक्चर में बहुत सारा विचार भी किया है। उसी के चलते यकृत, प्लीहा, प्रायः इसमें प्लीहा स्थान तथा वाम मूत्रपिंड, यहाँ हमें विकृति समझ आती है। सिर्फ प्लीहा स्थान ऐसी बात नहीं है, वाम बाजू के फेफड़े यानी फुफ्फुस, इसके ऊपर भी हमें घन नाद यानी नाद परीक्षा से जो हम निदान कर सकते हैं वो हमें मिलते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अध्व का शब्दार्थ है प्रवास, शोष शब्द है क्षीणता। अति प्रवास ग्रंथों ने जैसे दिया है हमें, अति प्रवास से या गति से प्रायः वात वृद्धि होती है। ये जो वात वृद्धि होती है वो रूक्ष और खर गुण से शरीर का जल महाभूत क्षरण करते हैं या शोषण हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये एक निरीक्षण जन्य हेतु या निदान करने की एक तरीका है। उसी के चलते रस रक्त धातु विकृति ये खर और रुक्ष गुण के कारण होने लगती है। उसी के चलते प्रीणन, जीवन आदि जो रस रक्त के प्रारंभिक कार्य है उनके ऊपर
हमें विकृति होना हमारे शरीर में विकृति प्रारंभ हो सकती है। रक्त, रस रक्त ये दोनों में स्थिरता यानी पार्थिव गुण कम होने लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा विश्लेषण मैं करना चाहता हूं। सभी धातुओं में पंचमहाभूत रहते ही है। जैसे कि रस रक्त, रक्त हमें दिखाई देता है, जो भी हमें चीज दिखाई देती है उसमें आकार जो आना चाहिए वो पार्थिव तत्व से ही हो सकता है। उसकी द्रवता जो रहती है वो जल तत्व के हिसाब से, उसका जो स्पर्श उष्ण ठंड ये जो स्पर्श है वो अग्नि के हिसाब से, गति जो रहती है शरीर में उनकी गति वो वायु की तरह से वायु के कारण होती है। और ये वायु की गति या वायु का संचलन होने के लिए आकाश महाभूत की जरूरी रहती है, जरूर हो, आकाश महाभूत की उपस्थिति जरूर है। इसीलिए रक्तांतर्गत स्थिरता यानी रक्तांतर्गत जो पार्थिव अंश रहते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये लेक्चर जब भी YouTube पर आ जाएगा फिर एक बार इसका भी आप अवलोकन करके ये बात ध्यान में लेने की चेष्टा कीजिए। यकृत प्लीहानु शोणितजो, लेकिन जैसा मैंने बोला ये दातार शास्त्री का अलग से संशोधन है, तो इसमें प्रायः प्लीहा स्थान में ही दोष संचिति दिखाई देती है। यानी प्लीहा आसमंत हम यहाँ बोल सकते हैं उस फेफड़ों पर, लेकिन वाम बाजू में प्लीहा स्थानी यानी फेफड़ों के नीचे का भाग, यहाँ पे जहां हम नाद परीक्षा करते हैं वहां पर हमें घन नाद दिखाई देते हैं। ठीक है। रसरक्त शोषण से उत्तरोत्तर धातुओं का भी क्षरण होने लगता है। विशेष असर हमें मेद धातु पर दिखाई देता है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से उसके ऊपर चिंतन मनन कीजिए। और जैसे ही हम एक हाथ दूसरा लेक्चर हम सिर्फ प्रश्नोत्तर के ऊपर रखने वाले हैं, उसमें यदि आपको कोई कठिनाई हो तो आप फिर एक बार इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। विशेष असर मेद धातु पर दिखाई देता है। मेद धातु से विशेषतः प्लिन्नों की वृद्धि हमें समझ में आती है। वैसे ही प्लीहा के साथ प्लीहे के ऊपर वाला भाग जो वाम फेफड़ा हम जिससे बोलते हैं वहां पर भी घननाद आते हैं। और वाम मूत्र पिंड जो हम उधर परीक्षण करते हैं वहां पीड़ना सत्व दिखाई देता है। उसी के चलते या सिर्फ वाम बाजू यानी बाएं बाजू के ऊपर ही इसका परीक्षण दातार शास्त्री ने विशेष करके किया है और उन्हीं के चलते ये सब हमारे सामने विषय रखा है। शोणित फेन प्रभवा, ये जो रक्त का क्षरण फुफ्फुस के ऊपर क्यों दिखाई देता है इसका भी संदर्भ हमारे पास है। शोणित फेन प्रभवा ये फुफ्फुस की निर्मिति का जो ग्रंथों ने हमें निर्देश दिया है उसी के चलते शोणित यानी रक्त का जो शोषण हुआ है वो फुफ्फुसों में भी हमें नजर आ सकता है। रक्त मेद प्रसादात वृक्को, इसमें भी रक्त विकृति भी है। जैसे कि प्लीहा के लिए मैंने मेद धातु का उल्लेख किया, इस दोनों की विकृति से वृक्को यानी हमें जो मूत्रपिंड हम शब्द प्रयोग में लाते हैं वहां भी हमें पीड़ना सत्व या विकृति दिखाई देती है। जबकि यकृत आसमंत तथा दक्षिण मूत्रपिंड स्थानीय विकृति का या दोषों का संचय नहीं दिखाई देता है। ये निरीक्षण है।
फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, ये निरीक्षण है, ऐसा ही क्यों। ये विषय अलग तरीके से मैंने पहले बहुत बार बताया भी है। यदि नहीं आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर मेरे पुराने लेक्चर्स आप देख लीजिए। यकृत विकृत कैसा होता है, प्लीहाई विकृत कैसी होती है, दक्षिण मूत्रपिंड कैसा विकृत होता है, ये सब मैंने एक बार पहले बताया है। आप ध्यान से एक बार पहले वो लेक्चर्स देख लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे पर्सनली भी आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ जो दोष शब्द मैंने प्रयोग में लाया है उसका मतलब है घनता युक्त नाद। दोष यानी दोष है, ये हमें समझ में कैसे आता है, तो उस स्थान पर घनता युक्त नाद हमें सुनाई देते हैं। वैसे ही प्लीहा और वाम मूत्रपिंड स्थानी पीडनासत्व भी दिखाई देता है। ये एक निदानार्थक लक्षणों के बारे में हम चर्चा अभी कर रहे हैं। दातार शास्त्री ने उनका जो अद्वशोष के ऊपर ग्रंथ, उनके पुस्तक में उन्होंने जो पूरा एक अध्याय लिखा है, उसमें जो व्याधि के बारे में दातार शास्त्री ने चर्चा की है, ये दिशादर्शक लक्षण या दिशादर्शक व्याधि, उसमें उन्होंने कास, यकृत विकृति, दौर्बल्य, हिक्का, निद्रानाश, कर्णशूल, ज्वर आदि अनेक व्याधियों के ऊपर इसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, या ये व्याधि लेकर हमारे पास ऐसे ही आपने इसका विस्तार देख लिया तो पूरे शरीर के व्याधि भी इसमें दिखाई देते हैं। ऐसा कौन सा भी व्याधि लेकर रुग्ण हमारे सामने आ जाए, हमारे प्रश्न परीक्षा से हमें मालूम पड़ जाए इसने बहुत सारा ट्रेवलिंग किया है तो बात अलग रहेगी। यदि रुग्ण के कहने में या हमारे प्रश्न में ट्रेवलिंग का उल्लेख नहीं हुआ तो जब भी हम उधर परीक्षण करेंगे, नात परीक्षा लेंगे, तब ये बात हमें समझ में आ सकती है। समझ में आने के बाद उसकी भी चिकित्सा हमें पहले करनी चाहिए, तभी जाकर ये अनेक विध व्याधि हम अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। अभी मूले कुठारहा, मैं जो अभी बात बता रहा हूँ कि हमारे समझ में जो बात आती है, अध्वशोष यानी नाद परीक्षा से प्लीहा स्थान और फुफ्फुसों के परिसर में जो हमें घननाद मिल रहे हैं, उनके हिसाब से अध्वशोष है। अध्वशोष का निराकरण करने के बाद ही हम बाकी जो भी व्याधि है उनकी भी चिकित्सा हम कर सकते हैं, या आवश्यक रहने पर जो व्याधि है उसकी चिकित्सा करते समय हम ये अध्वशोष का भी विचार ध्यान में रखते हुए उसका भी परिहार करने की चेष्टा हम कर सकते हैं। अभी मैंने जो बताया आपको कि ये अध्वशोष में अनेक विध औषधियों का उल्लेख हम कर सकते हैं, जैसे मलत्रिकादि, गुगुल, गोक्षुरादि, त्रिभुवन कीर्ति, वरांगक्षार, प्रवाल भस्म है, मंडूर भस्म है, पद्मकाष्ठ, संतर्पण, अपतर्पण, टंकण मारित, अभ्रक भस्म है, लाक्षा यानी पिप्पल लाक्षा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, ये चंद्रप्रभा, मूत्र विशोधनारिष्ट, जटामावसी, यदि बुद्धिवादी रुग्ण हमारे सामने आ जाए तो जटामावसी, वरधारा, पंचकषाय चूर्ण और पंचकषाय तैल, ये हम अलग अलग तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। तालिसादी चूर्ण है, यष्टि मधु चूर्ण है, लघु सूत शेखर है, शंख भस्म है। ये मेरे प्रयोग में रहने वाले एक 4 अलग तरीके से अलग औषध भी ऐसे रुग्णों में हम प्रयोग में ला सकते हैं और उनका असर भी अच्छा दिखाई देता है। अभी तक मैंने अध्वशोष क्या है ये बात आपके सामने रखी। उसके बाद उसका जैसे मेरे समझ में आया है वैसे आपके सामने रखने का विचार भी मैंने किया, आपके सामने रखा। उसमें जिसको भी कोई शंका हो तो वो पर्सनली मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी जो मैंने पहले बताया है वैसे उसी के चलते हम एक रुग्ण पत्रक की तरफ आगे बढ़ते हैं। रुग्ण नाम अब क जैसे हम बोलते हैं वैसा ही है।
53 एज का ये मेल पेशेंट है। इसका निवास पंढरपुर है और उसका जो कार्य क्षेत्र है वो मिरज में है, यानी 130-32 किलोमीटर फासला है उसमें। हफ्ते में 2-3 बार ये 130 प्लस 130 किमी प्रवास गत 10-15-20 साल तक कर रहा है। निवास पंढरपुर है, कार्य क्षेत्र मिरज है, हफ्ते में 1-2 बार आना जाना घर पे रहता है। उसी के चलते 260 किलोमीटर तक का प्रवास, बस हो गाड़ी हो कैसे भी हो, वो आता जाता रहता है। मैंने तो ये प्रश्न परीक्षा में ध्यान में लिया है। अभी उसको प्रवाहिका हम जिसे बोलते हैं, उसी के चलते, उसी के जैसे कुछ लक्षण लेकर वो 7-8 साल से बहुत सारी चिकित्सा लेकर भी ठीक नहीं हो रहा है। 7-8 साल से यही उसको लक्षण मिलते हैं। मल संघात ठीक तरह से नहीं होता है, कभी द्रव होता है, कभी अर्धघन सेमी सॉलिड जैसा स्त्यान मल है। मल प्रवृत्ति 4 से 6 बार फिर भी ठीक तरह से साफ नहीं होती है। कभी कभी कभार तो वायु के साथ कपड़ों में भी द्रवमल, यानी हम जो मराठी में आव बोलते हैं, ऐसा थोड़ा सा निकलता भी है। ये बहुत सारी बार प्रवास जैसा उसका रहता है। उसमें भी उसको और एक तकलीफ रहती है, मूत्र अनावरता। बार 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 तो जाना पड़ता ही है, फिर भी उसको जो धारण शक्ति हम बोलते हैं मूत्र की, वो उसकी थोड़ी सी कम हो चुकी है। वैसे एज भी 53 है। ये सब 7-8 साल से चल रहा है। अभी इसमें कोई अलग हेतु इसमें कोई अलग हेतु उन्होंने नहीं बताया। 7-8 साल से यही अवस्था है, यानी कि हम इस व्याधि को चिरकारी व्याधि समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ड्यूटी आवर्स और प्रश्न परीक्षा में समझ में आ गया। लेकिन जब हमने उदर परीक्षण किया तो प्लीहा स्थानीय और मूत्रपिंड स्थानीय दोनों तरफ बहुत वेदना होने जैसा पीड़ना सत्व, यानी सिर्फ हाथ लगाया तो भी उन्होंने इतना जोर से आवाज निकाला, इतना दर्द वहां दोनों तरफ हो रहा था। और प्लीहा और जो हमने प्लीहा असमंत जो बोलते हैं, मैं बार बार शब्द प्रयोग करता हूँ, वहां हमें घननाद भी मिल गए। यानी प्लीहा स्थान पर, मूत्रपिंड स्थान पर पीड़नासत्व असह्य, और प्लीहा और फुफ्फुस के ऊपर जो इसका अध्वशोष का विशेष रूप से निदानात्मक, हमें समझ में निदान होने के लिए समझ में आने वाला ये लक्षण है, वो भी इस रुग्ण में दिखाई दिया। ठीक है, ये कम से कम इतने रुग्णों के बारे में हमें जानकारी लेनी ही पड़ेगी। वैसे तो हमारा केस पेपर हम देख सकते हैं, लेकिन ओपीडी के हिसाब से कम इतने प्रश्न या इतने परीक्षा हमें करनी पड़ेगी। अब इस रुग्ण का चिकित्सा सूत्र कैसा रहेगा, तो मैंने एक 8-10 पॉइंट आपके सामने रखे हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया, मूले कुठा रहा। हमें परीक्षा करते समय, प्रश्न परीक्षा के समय अध्वशोष का ज्ञान हो चुका है। प्लीहा, फेफड़ों के ऊपर घननाद भी है और पीड़नासत्व, ये दोनों समझ में आ चुका है। तो हमें इस रुग्ण के लिए प्रायः अध्वशोष का प्रारंभ से ही चिकित्सा में विचार करना पड़ेगा। ऐसे जो रुग्ण होते हैं उनके लिए एक अति महत्व का चिकित्सा सूत्र है, उनको आश्वासित करना। 7-8 साल से ये सब चल रहा है। बहुत सारे डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब लोग करके वो हमारे पास आया है।
कुछ ऐसी बातें उससे पूछनी चाहिए, उसके साथ चर्चा करनी चाहिए, और जो भी कच्चे दुवे हम जो बोलते हैं या कच्चा स्थान हमें मिलता है, उसी के ऊपर आगे चलते हुए उसको बताना चाहिए कि बस ये बात अब तक किसी ने आपके ऊपर, ये, ये बात आपको किसी ने अभी तक बताई नहीं है, इसकी चिकित्सा भी नहीं हुई है, आप इस ऐसी चिकित्सा से अच्छी तरह से ठीक हो सकते हैं। यह आश्वासन चिकित्सा उसके लिए करनी ही पड़ेगी। अब आगे जाकर अग्निमांद्य कम करना है, अन्न ठीक करना है, इसमें 5-6 बार ये जो एक बात मैंने बताने की रह गई है, सब प्रवाहन, ये जो वर्तमान व्याधिवृत्त हमने देखा है, उसमें एक बात बताने की मेरी तरफ से रह गई है, सब प्रवाहन मल कभी कभी होता था, यानी प्रवाहन करने के बाद ही फिर भी पतला ही, पूरी तरह से ठीक न होने वाला ऐसा ही मल कभी कभी निकलता था। अभी ये जो पतला है, स्यान है, ये मल स्वरूप भी ठीक करना पड़ेगा। 5, 6, 4, 6 ऐसे बार मलबेग आते हैं, उनको भी हमें कम करना है। उसी के आगे चलते व्याधि से प्राप्त अंतर्गत दौर्बल्य हमें कम करना है। यहाँ मैं अलग तरीके से भी शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, दातार शास्त्री, उसके लिए आतड्यांची धारण क्षमता, यानी अंतर्गत जो धारण करने की क्षमता रहती है वो कम होती है, ऐसे बात करते थे। वो हमें बढ़ानी है, आंत्र को ये सब धारण करने के लिए हमें उसकी भी चिकित्सा करनी चाहिए। 7-8 साल से ये व्याधि चलता रहता है, तो पूरे बदन में, पूरे शरीर में भी दुर्बलता आ सकती है, वो हमें कम करनी है। वाम मूत्रपिंड स्थान पर पीड़नासत्व है, तो वो अपान की कार्य प्राकृत नहीं होने की हमें सूचना देता है, तो वो भी हमें ठीक करना है, यानी अपान कार्य प्राकृत करना है। ठीक है, कम से कम इस व्याधि के लिए हमें 8-10 ये मुद्दों के ऊपर ध्यान देना होगा, और ये सब ठीक करने के बाद ही रुग्ण अच्छी तरह से ठीक हो पाएगा। अभी मैंने इस रुग्ण को जो औषधि प्रत्यक्ष रूप में दी है वो आपके सामने रख रहा हूं। फलत्रिकादि गुग्गुल, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तालिसादि चूर्ण, लघु सूत शेखर, ज्येष्ठमत चूर्ण है, और अध्वशोष में अच्छी तरह से लाभदायक होने वाला ये वरांग क्षार, ऐसे 4-5 औषधियां मैंने इस रुग्ण के बारे में कैसी कैसी दी है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये मेरा जो केस पेपर रहता है उसके ऊपर का उसके ऊपर मैं एक तालिका करके जो भी दवाइयां देता हूँ वो इस तरह से लिख कर रख देता हूँ। वही का वही पूरा वो तालिका मैंने आपके सामने रखी है। 23 तारीख को ये रुग्ण मेरे पास आया था। उसका उदर परीक्षण, बाकी सब गोष्ठी, बाकी सब जो भी बताना था वो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब चिकित्सा प्रारंभ करते हुए सिर्फ 4 दिन की दवा मैंने पहले उसको दे दी थी। सुबह खाली पेट फलत्रिकादि गुग्गुल और तालिसादि, ध्यान से सुनिए, सुबह एक ही बार फलत्रिकादि गुग्गुल और तालिसादि चूर्ण, सुबह एक बार, और दिन में 3 बार, 10 बजे, 2 बजे, 6 बजे, तालिसादि, लघु सूत शेखर, ज्येष्ठ मद, ये ज्यादातर ये 3 जो औषधि मैंने आपको बताई उनका कॉम्बिनेशन में बहुत सारे पेशेंट में, यानी अग्निमांद्यजन्य संप्राप्ति हमें जहां भी दिखाई दी उसमें मैं ये तालिसादि, लघु सूत शेखर और ज्येष्ठमद ये चूर्ण का प्रयोग करता हूँ। और जैसे कि हमें समझ में आ चुका है कि ये अध्वशोष का रुग्ण है, तो उसमें मैंने वरांगक भी मिला दिया।
अब आगे पहले 4 दिन प्लीहा आसमन में नाद में कुछ भी फर्क समझ में नहीं आया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक साथ 2 स्लाइड्स के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले 4 दिन जैसे प्लीहा स्थान पर या नाद परीक्षा में कुछ बदल नहीं आया, वैसे ही फलत्रिकादि का कोई व्यापद नहीं देखने को मिला। फलत्रिकादि गुग्गुल के बारे में जब भी मैंने बात की है लेक्चर में, तो ये एक उत्तम विरेचक, उत्तम अनुलोमक ऐसा कल्प है। कामला, पांडु आदि व्याधियों में अच्छी तरह से विरेचन हो, इसलिए प्रयुक्त होने वाला है। लेकिन मुझे इसके 5-6 बार मल प्रवृत्ति के चलते फलत्रिकादि का प्रयोग 1 बार करना है या 2 बार करना है, ये द्विधा मनस्थिति मेरे मन में आई थी। लेकिन अग्निमांद्यजन्य संप्राप्ति है तो उसमें यकृत की चिकित्सा करनी ही होती है। इसी के चलते मैंने 1 बार फलत्रिकादि गुग्गुल प्रयोग में लिया। लेकिन फलत्रिकादि प्रयोग करने से भी उसकी मल प्रवृत्ति यानी मल वेग उसके नहीं बढ़े। ठीक है, आगे के 14 अपने केस पेपर के ऊपर तारीख दिखाई होगी, तो आपके समझ में आ जाएगा। 23 तारीख और 27 तारीख को मैंने फिर परीक्षा की थी। उसके बाद दवा तो मैंने 14 दिन की दी थी, 2 हफ्ते की दवा मैंने दी थी। उसे मेरे पास वापस 10 तारीख को आना था, लेकिन वो मेरे पास आ गया 14 तारीख को। यानी इसीलिए मैंने ये 14 दिन की दवा और उन्होंने जो खंड किया ये 4 दिन, ऐसे एक टोटल 18 दिन के बाद पार्थिवता जो तीव्र स्वरूप में थी, यानी घन नाद रहते वक्त बहुत घन नाद जो आते थे वो धीरे धीरे कम होते हमें दिखाई देने लगे 18 दिन के बाद। लेकिन उसमें भी 4 दिन कुछ दवाई रुग्ण ने नहीं ली थी। ठीक है, और तो 18 दिन के बाद ही उसे क्षुध बोध होने लगा। उसको क्षुध बोध होता ही नहीं था, मुझे भूख लगती ही नहीं है, समय होने पर मैं खाना खा लेता हूँ, ऐसी बात उसने बोली थी। प्रवाहन थोड़ा सा कम हो गया, उसका प्रवाहन भी थोड़ा कम हो गया। फलत्रिकादि गुग्गुल एक ही बार चल रहा था। उसके बाद फलत्रिकादि गुग्गुल मैंने दिन में 2 बार दिया। फलत्रिकादि गुग्गुल दिन में 2 बार दिया, फिर भी तालिसादि चूर्ण उसके साथ रखा। हमारे ग्रंथों ने जो हमें मार्गदर्शन किया है, वैसे भी फलत्रिक का भी हम एकेरी औषध का भी विचार करें तो भी जो द्रव्य उसमें प्रयोग में ग्रंथों में दिए हैं, उसमें 2-4 द्रव्य ज्यादातर विरेचक द्रव्य है, लेकिन विरेचन अति मात्रा में न हो, इसलिए कुछ जैसा प्लीज म्यूट योर ऑडियो। किसी का ऑडियो चल रहा है, म्यूट कीजिए, बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। ठीक है, ग्रंथों ने हमें अनेक बार हर एक द्रव्य के जो भी घटक द्रव्य रहते हैं उसके बारे में भी ग्रंथों ने हमें ये निर्देश दिया है। उस द्रव्य का या उस कल्प का जो प्रधान कर्म है, जैसे कि फलत्रिकादि का विरेचन कर्म है, वो बहुत ज्यादा न हो। विरेचन कर्म तो हो, लेकिन विरेचन करते हुए रुग्ण की शारीरिक अवस्था पर कुछ परिणाम न हो, इसलिए थोड़ा सा उसमें संशमन करने वाला गुरु चीज ऐसा एकाध द्रव्य उसमें मिला दिया, हमें समझ में आता है।
उसी के चलते ये तालिस आदि चूर्ण मैंने वात का अनुलोमन तो करना चाहिए, लेकिन बहुत गति से दोष बाहर न जाए, इसके लिए मैं इसके फलत्रिकादि के साथ इसका प्रयोग करता हूँ। 18 दिन के बाद शुद्धबोध हो गया और प्रवाहन कम हो गया, लेकिन मल जो 4-6 बार होता था उसमें कोई भी फर्क नहीं आया। ठीक है, अब आगे के 4 हफ्तों के बाद बहुत ही प्राकृत नाद सुनने को मिले। यहाँ आप देख सकते हैं 14 तारीख को रुग्ण मेरे पास आया। उस दिन मैंने फलताली यानी फलत्रिकादि गुगुल 2 बार दिया, और जो ताली लसू से यष्टि और वरांग का जो मिश्रण था वो 3 बार देता था, वो मैंने 2 बार कर दिया। ठीक है, उसी के चलते 4 हफ्तों के बाद बहुत ही प्राकृत नाद सुनने को मिले। वैसे ही मल प्रवृत्ति सिर्फ 2 या 3 बार तक होने लगी है, उसमें से स्त्यानता बहुत कम होने लगी है, और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात, रुग्ण को अच्छा लगने लगा है। हमारे पास बहुत सारे रिपोर्ट्स लेकर रुग्ण ओपीडी में आते हैं। उनका आग्रह यह रहता है, सर आप पहले ये मेरे रिपोर्ट्स देख लीजिए, सर मेरे आप ये रिपोर्ट्स देख लीजिए, तभी आपको कुछ समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली ऐसे वो बोल देते हैं। मैं उनको पूछता हूँ, मुझे रिपोर्ट ठीक करने हैं या आपको ठीक करना है? इस सवाल से वो एकदम गड़बड़ा जाते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे ठीक कर दो। उसी के चलते ये 4 हफ्ते, वो 2 हफ्ते और पहले 4 दिन, इसके बाद रुग्ण को अच्छा लगने लगा। यानी जो 7-8 साल से वो बहुत बीमारियों से जूझ रहा था, उसकी जो तकलीफ बहुत होती थी, उसको ट्रैवलिंग करते वक्त भी उसको ऐसा ही टेंशन रहता था, मुझे जो भी गाड़ी है वो रोक कर मल प्रवृत्ति को जाना ना पड़े, पूरा टेंशन में रहता था वो सब धीरे धीरे कम होने लगा। सिर्फ रुग्ण पत्रक अभी मैं बता रहा हूँ, उसके लिए रुग्ण को जो पथ्यापथ्य मैंने बताया वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। ये आहार के बारे में है, एक बाजू में बंद और दूसरी बाजू में उसके बदले में मैंने क्या दिया है, या मैं जो बताता हूँ वो लिखा है। हरी सब्जी यानी पत्ती वाली कोई भी सब्जी खाने की नहीं है, बाकी सब सब्जियां आप खा सकते हैं, ऐसा पथ्य मैंने उनको उसको बताया था। हरी मिर्च बंद करनी है, लाल मिर्च का जो तिखट रहता है वो आप खा सकते हैं, ऐसे मैंने उसको बोला था। तभी बंद करके छाछ लेना है। कल का यानी बासी खाना कुछ भी खाने का नहीं है, जो भी खाना है वो आज का ही, और हो सके तो गरम गरम ताज़ा खाना खाने को उसको बोला था। और मैं सभी रुग्णों को जो आखिरी विरुद्ध अन्न जो हम बोलते हैं, दूध के साथ कुछ भी खाना मिलाकर खाने का नहीं है, अलग अलग, यानी सिर्फ दूध आप ले सकते हैं, उसमें चाय, उस दूध के साथ दूध के बनने वाले चाय कॉफी जैसे पदार्थ भी आप ले सकते हैं, लेकिन दूध किसी के अन्य खाने के जो पदार्थ होते हैं, यानी फ्रूट्स है, चावल है, रोटी है, इसके साथ दूध लेना हम मना कर देते हैं। एकाध लेक्चर में इसके बारे में भी मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी बहुत सारी आज की जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखकर आगे चलता हूँ। विहार के बारे में उसको प्रवास थोड़ा सा मर्यादित करने को बोला। अभी 6-7 साल उसकी नौकरी के बाकी है, और ऐसे ही चलता रहा तो उसको जो रिटायरमेंट के बाद जो उसका लाइफ होगा वो बहुत कठिनतम हो सकता है। इसलिए हफ्ते में 2 बार आता था, तो हफ्ते में एक ही बार प्रवास करने को मैंने बोला। स्नेहन अभ्यंग हर रोज करने को बोल दिया। दिन में या रात में जो आवश्यक विश्राम रहता है, यानी दिवास्वाप तो वर्ज्य है, लेकिन जहां भी जरूरत है वहां हो सके तो विश्राम थोड़ा सा करना चाहिए।
योग्य समयोचित आहार। वैसे तो दोपहर का खाना और रात का खाना दोनों मेस का ही वो खाता था, लेकिन उसमें से भी थोड़ा सा कम तीखा, कम तेल का प्रयोग जिसमें कम किया गया है, ऐसा खाना, यानी जो घर पे जो खाने को मिलता है वैसा ही खाना खाने को उसको दिशा निर्देश दिए। जीवाश्वा परिचय, रात्रो समय पर सोना तथा प्रातः सूर्योदय से पहले जाग जाना। ये बात तो हम बहुत सारे रुग्णों से पूछते भी है, उनको बताने भी पड़ती है कि सूर्योदय होता है और हमें सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए। ठीक है, बिहार के बारे में मैंने अभी इतनी बात करता हूँ। एक जलपान, इसके बारे में थोड़ा सा एक 2-4 स्लाइड में उषप पान के बारे में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उषप पान किसको करना है और किसको नहीं करना है ये बताऊंगा आपको। आवश्यक जितना ही जलपान, अग्निमांद्य जन्य व्याधि है तो पानी का अतिरेक नहीं करना पड़ेगा, नहीं होना चाहिए। आवश्यक जितना हो उतना ही जलपान उसको करने को बोलना चाहिए। आहार के बारे में मित, यानी आवश्यक तो होना, जितना आवश्यक है उतना तो लेना ही है, लेकिन कम लेना है। थोड़े परिश्रम यानी व्यायाम, कुछ योगाभ्यास जैसे कि, और सूर्य नमस्कार भी आपको उसको आप उसको बता सकते हैं। ये जलपान ग्रंथों ने जो हमें सिखाया है वैसा ही उसको बोलना चाहिए। अरे ज्यादा, बहुत सारे डॉक्टर जो वैसे ही बोल देते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, कम पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए इसके बारे में कोई नहीं बताता, लेकिन हम बता सकते हैं। हमारे पास ये श्लोक है। जब भी आपको अजीर्ण लगता है उस वक्त यदि आपने पानी पी लिया तो वो औषध जैसा उपयोगी हो सकता है। अन्न पचन के बाद जो हम पानी पीते हैं वो शरीर को बल देने वाला रहेगा। भोजन के समय बीच बीच में जो हम पानी पीते हैं वो हमें अमृत समान लाभदायक सिद्ध होगा। और भोजनांते विषप्रदम, हम भोजन के बीच में पानी नहीं पीते, भोजन होने के बाद एक कटोरी भर के पानी एक साथ पी जाते हैं। हमारे पास आते हैं तो हमें स्किन डिसीज हो गया है, हमें अमुक तरीके से व्याधि है, अमका है, वैसा ही है, ऐसा ही कुछ जीर्ण व्याधि लेकर हमारे सामने वो आ जाते हैं, जो ये ऐसे भोजन के बाद यानी गर्भ इस शरीर में निर्माण करके ही हमारे पास आते हैं। उनको ये समझा देना चाहिए जलपान के बारे में। अभी जो मैंने 5 द्रव्य, 5 या 6 ग्रंथों ने इस रुग्ण में प्रयुक्त किए हैं, उनके बारे में संक्षिप्त में और जिस कारण यूज किए हैं उनका कारण देखकर हम आगे चलते हैं। वैसे तो ग्रंथों ने पांडु कामला इसमें विरेचन करने के लिए एक कल्प दिया है। हम यहाँ यकृत विकृति को अच्छा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसकी मात्रा के बारे में मैंने पहले बार बताया है आपको। 40 आदि चूर्ण के बारे में भी बहुत सारी बार मैंने आपको बताया है। यहाँ प्लीहा प्लीहा अति सारग्नम 5-6 बार जो मतलब प्रवृत्ति होती है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, और ये मूड वातानुलोमनम, ऐसा उसका एक बहुत अच्छा असर या रुग्ण के ऊपर हमें दिखाई देने वाला जो अनुभव आता है वो ही, इसीलिए ये 40 आदि चूर्ण मैंने इसमें यूज किया है। लघु सूत 40 आदि चूर्ण की मात्रा पहले बता चुके हैं हम। लघु सूत शेखर अनेक वैद्य परंपराओं में प्रयुक्त होने वाला यह कल्प है। सुवर्ण गैरिक प्लस शुंठी और नागवेल पत्र सुरस की भावना देने का उल्लेख है, लेकिन हमारे गुरुजी ने इसको शुंठी क्वाथ से भावित बना दिया, जिसके कारण वो बहुत कम मात्रा में भी बहुत असरदार काम करता दिखाई देता है। अम्ल पित्त में पित्त के तीक्ष्ण उष्ण गुण कम करने के लिए इसका प्रयोग होता है।
पहले है, जैसे मैंने बताया, वो अग्निमांद्य कम करने वाला ही है। ये जो शिरशूल, वमन, उन्माद, भ्रम, निद्रानाश आदि पित्तज व्याधि जिसको हम बोलते हैं, उनमें इसके प्रयोग से बहुत अच्छा असर या बहुत अच्छा लाभ हमें मिलता है। जो यष्टि मधु चूर्ण मैंने प्रयोग में लाया है, उसका कारण है पित्त और अनिल यानी वात, ये दोनों को भी, और अस्रजित भी है, रक्त को भी, रक्त दोष को भी ये ठीक करने वाला है। इसके चलते इसका भी प्रयोग मैंने किया है। अब ये आखिरी जो दवा मैंने यूज की है, आज के विषय में प्रयुक्त होने वाला ये विशेष औषध है। इसकी निर्माण विधि पर हम सविस्तर चर्चा करेंगे ही, लेकिन अभी जो विषय में सिर्फ बोलने वाला हूँ, इसकी स्लाइड्स मैंने बनाई नहीं है। जो बोलने वाला हूँ जरा ध्यान से सुनने की चेष्टा कीजिए कृपया। अध्वशोष में घन नाद आते हैं, अध्वशोष में घन नाद आते हैं। हमने बहुत बार देखा है घनता पानी में विरते करके हम मराठी में बोलते हैं, घनता पानी में पानी के कारण कम होती है। तो इसमें क्षार प्रयोग करने का क्यों विचार सामने आया होगा? यदि हमने व्याधि स्थान यानी हमारा जो निदान जहां हो गया है, लिहा और फेफड़ों में, यहाँ घन नाद आ गए हैं, यानी कि वहां पार्थिव तत्व बहुत सारा बढ़ चुका है। लिहा के ऊपर और फेफड़ों के ऊपर और सिर्फ बाई तरफ पार्थिव तत्व बहुत सारा बढ़ चुका है। ये दोनों जो अवयव है, ये दोनों जो स्थान है, यदि उसमें पार्थिवता कम करने के लिए हमने जल तत्व प्रधान द्रव्य यूज किए, तो वैसे भी हमने निदान में देखा है वायु के चल और रुक्ष और खर गुण ये कम होते हैं, और वो पार्थिवता को सूख कर वहां संचित करता देता है, संचित उसके उसी से वो संचित हो जाता है। तो हम जल तत्व का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन अभी रुग्ण की अवस्था ऐसी है, जैसा कि मैंने इस जो केस प्रेजेंट की उसमें भी सिर्फ 3 या 4 हफ्ते में वहां जो संचित पार्थिव तत्व था वो हमें कम करना पड़ेगा, तो उसका क्षरण ही करना पड़ेगा। जल तत्व उधर जाएगा, वो काम करेगा, धीरे धीरे वहां का पार्थिव भाग पिघल कर शरीर में आ जाएगा। इसके लिए बहुत सारा समय भी लग सकता है, इसके लिए बहुत सारा समय भी लग सकता है, लेकिन हमने वो मूले कुठार आ करके ध्यान में लिया है, तो उसका पार्थिवता का जो वहां संचय हो गया वो जल्दी ही कम करने के लिए क्षरण ही करना पड़ेगा। उसी के चलते ये वरांग क्षार इसका प्रयोग वहां किया गया है। ऐसे जहां पर हम ये अध्वशोष का विचार करते हैं, उसमें अनेकविध अवस्थानुरूप उसमें अनेकविध अवस्थानुरूप प्रयोग में आने वाली अन्य औषधियों का सिर्फ नामोल्लेख हम यहाँ करने वाले हैं। गोक्षुर आदि गुग्गुल, अभी इस रुग्ण में मैंने जो दवाइयां नहीं यूज की है वो, लेकिन अध्वशोष निदान करने के बाद या अपान या मूत्रपिंड यहाँ पीड़ना सत्व दिखने के बाद जो दवाइयां हम प्रयोग में लाते हैं, उनका भी वर्णन या उनका उल्लेख अब हम आगे करते हैं। ये गोक्षुरादि गुग्गुल, इसका भी बहुत सारा विस्तृत वर्णन हो चुका है, इसकी मात्रा भी दिखाई गई है। प्रवाल भस्म और उसके बाद आने वाला मंडूर भस्म, जैसे कि वरांग क्षार प्रयोग करते वक्त क्षरण करना हमारी
पहली हमारी पहला ध्येय रहता है कि वहां का जो पार्थिव तत्व है उसका क्षरण करना। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि ग्रंथों ने हमें बहुत सारे बार निर्देश दिए, क्षरण करते करते हमें उस अवयवों को भी या उस स्थान संश्रय जहाँ पर हो गया है उस स्थान का भी संभाल करना, यानी उसको भी अच्छी तरह से उसका ज्यादा क्षरण न हो जाए, ऐसे भी बात ध्यान में रखनी पड़ती है। तो यदि क्षरण कर दिया हमने, वहां के नाद ठीक तरह से हो गए, लेकिन जो लाघवत्व आता है फेफड़ों में, प्लीहा में, वो आवश्यक उतना ठीक करने के लिए ये प्रवाल भस्म और ये आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो मंडूर भस्म, ये दो द्रव्य हम उसके लिए प्रयोग में लाते हैं या ला सकते हैं। प्रवाल भस्म के बारे में हम, जल तत्व प्रधान द्रव्य है, पार्थिव है, उत्पत्ति क्षारीय जल में है, समुद्र के तल में हमें ये मिल जाता है। इसका शोधन मारण करते हुए हम अम्ल रस प्रयोग करते हैं, जिसके चलते वो माधुर्य को प्राप्त होता है। माधुर्य प्राप्त हो गया तो पार्थिवता उसमें आ गई, ये बात हम समझ ले सकते हैं। और इसका जो रस रक्त का प्रीणन जीवन जैसा बोलते हैं हम, वैसा ही प्रवाल भस्म हमें शरीर में जो भी स्थान को आवश्यक जितना क्षरण करने के बाद उसको ठीक तरह से अच्छी तरह से पुनर्स्थापित करना स्थान को, उसके लिए ये प्रयोग में आ सकता है। थोड़ी सी यहाँ गहन चर्चा ऐसे आपको लगेगी, लेकिन ये बात जैसे जैसे आपके समझ में आ जाएगी वो ये सरलता पूर्वक चल रही है ऐसे आपको लगने लगेगा। ये मात्रा पहले ही बता चुका हूँ। मंडूर भस्म, ये तो ग्रंथों ने शोषजित करके ही बोला है, ग्रंथों ने इसको शोषजित करके ही बोला है। हम यहाँ प्रयोग करते हैं प्रवाल और मंडूर मिलाकर, यानी विद्रुम किट्ट ऐसे मिलाकर इसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने रक्तांतर्गत स्थिरता, पार्थिव गुण कम होता है ये बात बताई, उसी के लिए ये लोह का उपधातु पार्थिव गुण बढ़ाने में और रक्त धातु को स्थिरता देने में लाभदायक होता है। रक्त धातु का उल्लेख यहाँ आया है। रक्त धातु को स्थिरता देना है, यानी रक्त धातु में लेक्चर के प्रारंभ में मैंने जैसे बताया कि हर धातु में पंचमहाभूतों की उत्पत्ति स्थिति रहती है, उसी के चलते उसमें जो पार्थिवता कम होती है वो ठीक करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा जो जो विद्रुम किट्ट करके मैंने इसका कल्प बताया, उसमें हम 4 भाग प्रवाल भस्म और 1 भाग मंडूर भस्म, ऐसा 7-8 तास उसको मर्दन करके प्रयोग में लाते हैं। बहुत सारा प्रवाहन कम होने के बाद मल प्रवृत्ति बहुत ज्यादा समय ज्यादा 3-4 बार 6 बार ऐसे जब जाना लगता है, लेकिन हमारे ये फलत्रिकादि आदि द्रव्यों से उसका प्रवाहन कुछ कम हो गया हो और वहां कुछ ग्राही काम, पाचन काम यदि हमें करना है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी अनुपान जल भी दे सकते हैं, मात्रा भी बहुत कम रहती है, ये मैंने आपको बताया है। जटामांसी, यदि बुद्धिवादी रुग्ण है, यहाँ जो घननाद आते हैं उसमें भी थोड़ा सा यदि हम ध्यान दें तो बुद्धि के नाद भी वहां हमें मिल सकते हैं और वो आदत सी पड़ने लगती है। ये बुद्धि का नाद है, ये घननाद है, लेकिन अधोशोष का नाद है, ये बुद्धि का नाद है। यदि हमें परीक्षा करते समय बुद्धि के नाद हमें दिखाई दिए तो हमें जटामौसी का फांट उस रुग्ण को देना पड़ता है।
ये अलग एक बात है। बुद्धि तत्व जब हम विचार में लेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जो उषप्पान, ये विषय मैंने एक 2-4 स्लाइड्स में आपके सामने रखने का विचार किया है, ऐसी बात की थी, उसके बारे में सोचेंगे या चर्चा करेंगे। श्लोक आपके सामने है, नीचे उसका अर्थ मैंने हिंदी में लिखने की चेष्टा की है। सूर्योदय काल में पहले रखा हुआ 8 अंजुलि उदक प्राशन करने से कम 125 साल तक अच्छा सुदृढ़ जीवन उस मनुष्य को मिल सकता है। इतना ये उषप्पान अच्छा है। ये मेरे पास एक बहुत पुरानी सुश्रुत की एडिशन है, उसमें से मैंने ये श्लोक सब आपके सामने ले लिए हैं। रात के चौथे प्रहर में पूर्व बताया जैसे उषप्पान करने वाले के अर्श, शोथ, ज्वर, उदर रोग आदि व्याधि नष्ट हो जाते हैं। तीसरा संदर्भ है, नासिका से उदक प्राशन करने वाले के भी, वो तो बुद्धि से पूर्ण, आंखों दोनों गरुड़ जैसी तेज, त्वक पारुष्य, वृद्धापकाल आदि व्यंग, ये सब कम करता है, दृष्टि भी निर्मल करता है। इतना सारा वर्णन ग्रंथों ने उषप्पान का अच्छी तरह से किया है। उसके बाद अयोग्य कौन कौन है, ये भी ग्रंथों ने हमें निर्देशित किया है। उसमें 2 बातें महत्वपूर्ण बताई है, एक आत्मान और उदरमांद्य। हमारे पास जो भी व्यक्ति आता है वो कुछ ना कुछ रोगग्रस्त ही रहता है। हमारे पास जो भी व्यक्ति आता है चिकित्सा करने हेतु, वो कुछ ना कुछ व्याधि से, यानी उसके शरीर में अग्निमांद्य रहता ही है। यदि कोई निरोगी व्यक्ति हमारे सामने आकर सिर्फ चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ और मुझे उषप्पान का अर्थ बता दीजिए, ऐसे करने हेतु ही हमारे सामने आया है, तो ही हम उषप्पान का सविस्तर आधार उसको बता सकते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है, हमारे पास आने वाले शरीर से उत्पन्न व्याधि जो अग्निमांद्य जन्य परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं, उनको कैसे ये उषप्पान के बारे में कन्विंस करना है, ये जरा सोचने वाली बात रहेगी। यहाँ जो उषप्पान के लिए समय बताया है, उसके ऊपर रुग्णों का ध्यान देने को, रुग्णों को देने को बोलना चाहिए। कल रात का खाना पूरा हजम हो चुका है या नहीं, ये हमें सुबह, यदि हम सुबह जल्दी उठते हैं तो समझ में आता है। रात को यदि श्रीखंड, बासुंदी ऐसे जो बहुत पचन के लिए देर से पचने वाले, जैसे वो जो अन्न द्रव्य है, वो हमने खाए, रात को खाए, तो सुबह उठते समय हमें हमारा अन्न पचन नहीं हुआ है, ये बात समझ में आ जाती है। उस वक्त उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी पीने के बाद एक आधा घंटा, 1 घंटा फिर से सोने को बोलना चाहिए। तभी जाकर वो जो गुनगुना पानी है वो अग्निमांद्य कम करने के लिए प्रयुक्त हो सकता है। एक बार उठ गया और उसने गुनगुना पानी पी लो, जैसा टैप वाटर जो बोलते हैं वो भी पिया उसने, और उसके बाद विश्रांति नहीं ली, यानी थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा फिर से नहीं सोया, तो उसका असर भी नहीं होता है। फिर वो जो ज्यादा पानी जरूरत के बजाय शरीर में जो ज्यादा पानी जाता है, वो फिर से अग्निमांद्य करने के लिए कारणवश हो सकता है। यह बात ध्यान में रखते हुए जो जैसी परिस्थिति है उसी के चलते ये उषप्पान योग्य अयोग्य बात हमें समझनी चाहिए और हमने रुग्णों को समझानी चाहिए। अब ये आखिरी पड़ाव तक हम जा रहे हैं, वरांगक्षार निर्माण विधि। वैसे तो ये ग्रंथोक्त मशी कल्पना है,
वैसे तो ये ग्रंथोक्त मशी कल्पना है, लेकिन क्षरण करने वाला, इसके चलते इसको क्षार बोला गया है। इसका निर्माण विधि, मेरे सौभाग्य से मुझे ऐसे ही गुरु मिले हैं, मेरे सौभाग्य से, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर, जैसे ये मटके वाला अपने बच्चे को, अपने शिष्य को घट या मटका कैसे बनाते हैं, वो शिष्य के हाथ हाथ में लेकर उसको सिखाता है, वैसे ही दातार शास्त्री के यहाँ मुझे 2-2.5 साल रहने को मिला और हर एक चीज दातार शास्त्री से सीखने को मिल गई। ये मेरा सौभाग्य मैं समझता हूँ। उसी के चलते निर्माण विधि का संदर्भ ग्रंथों में जो दिया है वो मैंने पहले आपके सामने रखा है। विडंगम चित्रकम शुंठी सकृताम सैंधवम वचाम दग्ध्वा कपाले। ये दग्ध्वा कपाले मैंने हाईलाइट क्यों किया है? ये 4-5 जो द्रव्य है, पहले उनको कपाल यानी मटके में डालकर उनको अग्नि देना है, और पयसा ये बाद में लिखा है, यानी उसका अनुपान ये गोदुग्ध है। ऐसी बात ग्रंथों ने हमें बताई है। ठीक है, विडंगम चित्रकम वो उसका ही अर्थ लिखा है, मिलाकर मिट्टी के कटोरे को बंद करके, यानी इसको अंतर्धुम पद्धति से बनाने के निर्देश भी ग्रंथों ने ही दिए हैं। लेकिन ध्यान रहना है कि सिर्फ काली राख ही बननी चाहिए। सफेद राख बन गई तो वो, जैसे कि हम अपामार्ग क्षार, स्नुही क्षार, ये जो सब बनाते हैं, वो तो सफेद राख बनाकर उसको 20 बार 21 बार कपड़े छान करके उसके ऊपर बाकी सब प्रक्रिया करके जो क्षार बनाते हैं, वैसी बात यहाँ नहीं होती है। सिर्फ काली राख यदि बन गई तो भी वो अच्छी तरह से क्षरण करने के लिए प्रयुक्त हो सकती है। क्षार निर्माण के लिए अलग अलग प्रक्रिया ग्रंथों ने बताई है, यानी उसी के चलते हम क्षार बना सकते हैं। लेकिन ये जो क्षरण करने के लिए, फिर एक बार वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, राख को ही क्षार ही बन जाता है। ऐसे चरक के जो उसके ऊपर टिप्पणी लिखी गई है इस श्लोक के ऊपर, उसमें भी लिखा है। अब यहाँ से प्रत्यक्ष निर्माण विधि, विडंग कौन सा लेना है? तो आरक्त विडंग कृष्ण भी होता है, हमें आरक्त लेना है। चित्रक का मूल लेना है। मैं जो शुंठी बनाता हूँ तो बाजार से आर्द्रक मंगवाता हूँ, वो ठीक तरह से स्वच्छ साफ करके उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर, वो जो चूर्ण जिसका प्रयोग, जहाँ चूर्ण का प्रयोग करना है उसके लिए मैं ऐसी शुंठी बनाता हूँ। घृत तो गोघृत ही रहता है, सेंधव सेंधा नमक, ये आपको मालूम होगा। वचा यानी वेखंड है, उग्रगंधा वो भी आपके समझ में। अभी ये सब समभाग लेकर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके दग्ध्वा कपाले यानी मटके में उनको रखकर दग्ध्वा ऐसे बोला है। लेकिन यहाँ एक द्रव्यों को मिलाने की एक अच्छी तरह से मिलाना कैसा है, संयोग जब मैं बता रहा हूँ तो उसमें मैंने बताया है, पहले ये विडंग चित्रक शुंठी और वचा, ये 4 द्रव्य एक तरह से एक मटके में लेकर उनको अच्छी तरह से मिलाना चाहिए। उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घृत डालकर, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घृत डालकर उस वो घृत पूरे मटके में नीचे न जाए, सिर्फ सभी द्रव्यों को लग जाए। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा घृत डालकर वो सभी जो भरड़ चूर्ण रहते हैं उनको लगाना चाहिए। उनके ही जहां जहां घृत लगा है वहां वहां सेंधो डालकर ये भी देखना चाहिए कि सेंधो भी सभी द्रव्यों को लग जाए। ऐसी तरह से मिलाकर मटका तैयार करना है। अब यहाँ थोड़ा सा अलग विषय दातार शास्त्री ने किया है। ये जो अनुपान गोदुग्ध करके बताया है, हम
दातार शास्त्री परंपरा में ये गोदुग्ध भी मटके के अंदर ही डाल देते हैं, यानी फिर तैयार द्रव्य गोदुग्ध के साथ देने की चेष्टा न करने पड़े। जैसा पहले घृत डालते हैं उसी के तरह दुग्ध भी डाल देते हैं और उसके ऊपर सेंधा नमक चूर्ण थोड़ा थोड़ा डालकर वो पूरे आलोड़ित कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी समस्या मुझे आती है, जो कि जब तक दूध हम उसमें नहीं डालते तो बात कुछ अलग रहती है, लेकिन दूध अंदर डाल दिया और ग्रंथों ने बताया है अंतर्धूम पद्धति से, लेकिन यदि हमने दूध अंदर डाल दिया तो बहुत सावधानी के साथ ही ये अग्नि पर रखकर इसको अग्नि देना चाहिए। दुर्भाग्यवश यदि वो दूध का बाष्पीभवन होने के बाद कहां से थोड़ी सी भी हवा निकलने का संभव नहीं है, ऐसी बात हो गई तो मटका फूट जाने की, टूट जाने की संभावना रहती है। इसलिए यदि आपको अभ्यास है, मैंने कुछ स्टूडेंट को दिखाने के लिए ये सब प्रक्रिया की है। यहाँ अभी आप देख सकते हैं दूध भी डाला है, घृत भी डाला है, सेंधव भी सभी द्रव्यों के ऊपर लगाया हुआ आपको दिखाई दे सकता है। सिर्फ ढक्कन उसके ऊपर रख दिया है मैंने। ये गलत बात है, ये मुझे मालूम है, लेकिन इसी के चलते थोड़ा थोड़ा धुआं बाहर जा सकता है। जो दूध का बाष्पीभवन होता है वो थोड़ा थोड़ा बाहर जाता है, लेकिन ग्रंथों के हिसाब से, दातार शास्त्री के हिसाब से वो अंतर्धूमी ज्वलन होना चाहिए। लेकिन मटकी टूट न जाए, मटकी फूट न जाए, ये जो जिन्होंने 10 15 20 बार ये सब किया है उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है अग्नि कितना देना है, मटकी तो टूटनी नहीं चाहिए, अंतर्धूम तो होना चाहिए। लेकिन आपको अच्छी तरह से सराव होने तक या अच्छी तरह से अभ्यास आपका हो जाने तक ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे मैंने बताया है। ये ठीक नहीं है, ये मुझे मालूम है, लेकिन ऐसे आप बना सकते हैं। ये तैयार वारंग क्षार ये कुपी में भरकर रख सकते हैं, ठीक है। ये कुपी में भरा हुआ वृंगाधिक क्षार है, वरांग क्षार है। मेरे ख्याल से अभी समय भी बहुत हो चुका है। जो विषय मुझे आपके सामने रखने का था वो मैंने आपके सामने रखा है। इसकी मात्रा भी बहुत कम रहती है। अनुपान हम शहद दे सकते हैं यदि घृत दुग्ध अंदर डाल दिया हो तो, ठीक है। अब अंतिम पड़ाव अगले महीने का 30 तारीख को श्वास और हिदमा ये व्याधि के ऊपर लेक्चर होगा। एक रुग्ण पत्रक, उपयुक्त औषध चर्चा, एक कल्प निर्माण विधि। यही हमारी यहाँ से आगे जो भी सिस्टम रहेगी तो ऐसी ही सिस्टम रहेगी। व्याधि चर्चा एक बार होगी, उसके बाद सिद्धांत पर चर्चा होगी, लेकिन एक रुग्ण पत्रक, उपयुक्त औषध चर्चा और एक कल्प निर्माण विधि, ये बात वैसी की वैसी सेम रहेगी। 30 तारीख को है। 23 तारीख को कुछ संकष्टी करके, यानी महाराष्ट्र में जो अच्छी तरह से प्रयोग में आने वाला एक त्योहार है, तो 9 बजे ही खाना खाने को लोग बैठ जाएंगे, इसलिए 30 तारीख को यह रखा है। अब तक जो मुझे बताना था वो मैंने आपके सामने विषय रखा है। मुझे लगता है यहाँ हम आज के लिए रुक जाएंगे। आज का रिकॉर्डिंग 1-2 दिन में ये मल्हार जोशी यूट्यूब चैनल पर भी आ जाएगा। धन्यवाद।
मैं शेयरिंग कम कर देता हूँ। किसी को कुछ पूछना है या प्रणल या जया, कोई बात आगे बढ़ाओ। सर चॅट बॉक्स में एक प्रश्न है। हाँ, धारण शक्ती वाढवण्यासाठी काय दिले, असा प्रश्न आहे सर। हाँ ठीक है ना। अजून तिथं अभी धारणा शक्ति बढ़ाने की अवस्था अभी तक तो नहीं आई है। अभी ये पिछले महीने में ही मेरे पास आखिरी बार दवा लेकर गया है। अभी उनको मलबद्ध मल प्राकृत होना उनका, ये सब बात होने के बाद ही, ये सब बात होने के बाद ही धारणा शक्ति बढ़ाना आदि के बारे में हम प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है। वैसे तो पद्मकाष्ठ द्रव्य मैं बता देता हूँ, पद्मकाष्ठ मैं यूज करने वाला हूँ, जिसके चलते धारणा शक्ति बढ़ सकती है। और कुछ है? ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं। मल्हारराव हाँ मल्हारराव बोला। हाँ म्हटलं वरांगाक्षारला अग्नीची मात्रा हाँ किती? अग्नीची हाँ, मात्रा किती? वही बात मैं अभी समझा रहा था। अग्नि देते वक्त अंदर जो मटके में जो भी द्रव्य हमने रखे हैं, विडंगम चित्रकम आदि, उनकी सिर्फ काली राख बननी चाहिए। ये थोड़ा अभ्यास से ही, एक बार आपका मटका भी टूट जाएगा, 2 बार मटका भी टूट जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको जैसे जैसे समझ में आने लगेगा। ये पहले एक 10 हमने उपले रख दिए, उसमें 20 रख दिए, तो ये ज्यादा होता है कम होता है। आपने बिड़ंगा जी 100 ग्राम लिया है, 200 ग्राम लिया है, 300 ग्राम लिया है, उसके ऊपर भी उपलों की संख्या कम ज्यादा करनी चाहिए। एक बार वो करके ही देखना पड़ेगा, तभी जाकर आपके समझ में आ जाएगा। यस यस करेक्ट। धन्यवाद सर। हो, धन्यवाद। प्रणल, कंक्लूड। प्रणल, नमस्कार. वरांगाक्षार वापरताना काय काळजी घ्यायला पाहिजे किंवा काही प्रिकॉशन? जर मात्रा योग्य झाली, मी दाखवली तशी, आणि मुख्य गोष्ट नाद परीक्षा सतत करत राहणं, दर आठवड्यानं नाद परीक्षा घेत राहणं. जर नाद परीक्षा ठीक होत असेल तर वरांग क्षाराची गरज नाही, कारण काही झालं तरी तो क्षार आहे. मी 2 ते 4 वेळा वापरावा असं लिहिलंय, पण प्लिहोदर 4 वेळा वापरायचं असेल तर आपल्याला प्लिहोदर, प्लिहावृद्धी, अतिप्लिहावृद्धी अशा अवस्थेतच 4 वेळेला खपतो, अन्यथा 2 वेळेला उत्तम काम करतो. Thank you. Namaste, sir. हाँ बोला. Sir, what about the Usapan? How many ml of water one should have to drink as a Usapana? वही How बात it is- मैंने, हाँ वही बात हर एक वैद्य ने हर एक रुग्ण के बारे में अलग अलग बतानी पड़ेगी. how you can decide like what factor we have to look for that finding? अग्नि के हिसाब से, रुग्ण के अग्नि के हिसाब से ही हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. अग्नि मांदे हो तो उसको पानी कम करने को बोलना चाहिए. अग्नि ठीक है, वो कुछ व्यायाम वगैरह करता होगा, तो भी शरीर को प्यास लगने के बाद ही पानी पीना है, ऐसे मैं बताता हूँ. यदि आप अभी इतनी सी
बहुत कम मात्रा में भी शक्कर आप अभी आपने खाई तो भी 10-15 मिनट बाद आपको प्यास लगती है। कोई भी तीखा पदार्थ आपने खाया तो प्यास लगेगी, ये बात तो है ही। लेकिन मैं बता रहा हूँ मधुर रस आपने यदि खा लिया तो भी आपको प्यास लगती है। शरीर के लिए निसर्ग ने इतनी अच्छी व्यवस्था रखी है, शरीर के लिए निसर्ग ने अच्छी इतनी व्यवस्था रखी है, तो जानबूझकर उसके ऊपर पानी डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन ऋषभ पान के इतने सारे अच्छे लाभ हमें मिल सकते हैं, इसके लिए ऋषभ पान का उसके अग्नि के हिसाब से हमें प्रयोग करने की उसको अनुमति हम दे सकते हैं। लेकिन उस पानी से उसका अग्निमांद्य फिर से न हो जाए, ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए। निसर्ग में हम क्या करते हैं, अग्नि कहीं भी अग्नि हमें दिखाई दिया तो पहले उसके ऊपर हम पानी छिड़कते हैं या डाल देते हैं। यदि सुबह उठने के बाद तुरंत अग्निमांद्य संप्राप्ति लेकर ही रुग्ण हमारे पास आया है और उसको हमने बोल दिया अरे ऋषभ पान कर लो, इतना पानी है, 3-3 लीटर पानी पीने वाले लोग मेरे पास आते हैं। मैंने एक पेशेंट की सिर्फ ये बात सुनकर, वो तो मेरे पास आया था पूरे सोरियासिस शरीर पर कहीं भी बोट रखने के लिए भी जगह नहीं थी, इतना इतनी कूद शरीर में निर्माण हो चुकी थी, फिर भी मैंने उसको सोनोग्राफी करने को बोल दिया। तो सोनोग्राफी वालों ने रिपोर्ट दिया था बलून, बलून फुगा जो हम मराठी में बोलते हैं, बलून किडनी। इतना पानी पीता था, इतना पानी पीता था, शरीर का हमारा हिसाब पूरा तय है। जितना हमें पानी का हम जितना शरीर से बाहर फेंकने की, उसका पचन करने की, हर एक वृक्क की किडनी की मर्यादा तय है। उसके ऊपर आप जाने लगे तो उसका भी असर गलत होता है। ये बात हमने सोचनी चाहिए। 1 लीटर 2 लीटर ये हम तय भी नहीं कर सकते। हर एक रुग्ण से अलग ही मात्रा रहेगी, प्रकृति उतनी ही विकृति रहेगी। हर एक विकृति के हिसाब से पानी का प्रयोजन अलग अलग होगा। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ के आजू बाजू के 4-5 अच्छे यूरोलॉजिस्ट, 4-5 अच्छे यूरोलॉजिस्ट या किडनी स्टोन के उत्तम ऑपरेशन करते हुए जो डॉक्टर्स है, वो बार बार मूत्राशमरी जिनको होता है उनको मेरे पास भेज देते हैं। जब भी वो पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मैं पूछता हूँ तो आप पानी कितने पीते हैं, डॉक्टर लोगों ने बहुत सारा पानी पीने को बोल दिया है। उनको मैं समझाता हूँ स्थान संश्रय वृक्क में है, लेकिन आपको अग्निमांद्यजन्य संप्राप्ति है, आप पानी मर्यादित कीजिए, आपको पथरी बार बार नहीं होगी। रुग्ण भी ये मान जाते हैं। पिछले 10 साल हमेशा पथरी पेट में रहती ही है। ऐसे रुग्ण पानी मात्रा योग्य करने के बाद आगे के 10 साल उनको पथरी होती ही नहीं है। यह अनुभव सिद्ध है। शरीर के लिए जितना पानी चाहिए उतना ही पानी देना चाहिए। इसके लिए मैं जो मात्रा बताता हूँ वो भी आपको मैं बता देता हूँ। कम से कम 2 घंटे, ये भी अलग अलग तरीके से ही होगा। लेकिन यदि आपको ml ही चाहिए, लीटर ही चाहिए, तो 2 घंटे कम से कम हमें पेशाब को नहीं आना चाहिए, इतना ही पानी पीना चाहिए। लेकिन 2 घंटे के बाद पूरी सफेद पेशाब है, ऐसा मैं बोलता हूँ। लेकिन फिर भी अलग अलग रुग्णों के लिए अलग अलग, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारा समय हो चुका है। that means, sir, that means once you are drinking water, then you have to wait for at least 2 hours, and then you have to go for, उसके बाद आपको पानी पीने के लिए पीना चाहिए। No, means after 2 hours if you pass this to, no, that's not necessary, right? No, मैं क्या बता रहा हूँ, आपको 2 घंटे के बाद पेशाब लगे इतना ही पानी आपको पीना है। Okay. कम से कम 2 घंटे तो जाने चाहिए।
डॉक्टर लोग अभी बहुत सारा पानी पीने को बोलते थे, आधा आधा घंटे के बाद रुकना पेशाब को जाता रहता है। ये पेशेंट बोलते हैं हमारे सामने आकर, मुझे इतना पानी 5 लीटर पानी पीने को बोला है, मैं पानी पीता हूँ, दर आधा घंटे में दर 1 घंटे में पेशाब को जाता हूँ। अरे वो क्या सिर्फ बाहर का फिल्टर है? 1 घंटे में या 1 दिन में 10 लीटर पानी आपको फिल्टर करके देगा? वो शरीर है, शरीर के पूरे अवयव को हमने ऊपर से पानी लिया तो नीचे से बाहर नहीं आता, पूरे 6 मीटर हाथों में पिटता है, लिवर है, किडनी है, सब में जाकर उसका अच्छी तरह से शोधन करने के बाद शरीर को जो अच्छा भाग चाहिए वो लेकर, जो त्याज्य भाग है वही मूत्र से बाहर निकलना चाहिए। या आधे घंटे के बाद जो पानी निकलता है वो पानी ही रहता है। एक बार चेक करके देख लो, केमिकली चेक करके देखो, शरीर के लिए जो अनावश्यक भाग है वही बाहर जाना चाहिए ना। और ये किडनी ये फिल्टर भी कितनी करेगी? हाँ बोलिए। अच्छा, जो दूसरा मेरा ये था कि यू नो आप लंबे लंबे समय तक यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, आप पानी नहीं पीते हो, और फिर थोड़ा सा भी पानी पीते हो तो इमीडिएटली आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। सो देन मूत्र कुछ कृच्छ संप्राप्ति ज्यादा हो जाती है, तो इन दैट केस क्या हम सोचते हैं, हाउ यू नहीं कैन थिंक ऑन नहीं नहीं, ज्यादा समय दैट? जो रुकता है उसको कुछ ना कुछ तो तकलीफ होगी। यदि पानी कम पड़ा तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ होगी ही ना, बिल्कुल। उसी के चलते वो मूत्र कृच्छ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं उसमें भी आपको एक जो अवपीड़क घृतपान बोलते हैं, या यदि या अच्छा हो या यदि आपको अच्छा लग सकता है तो उसको पहले अवपीड़क घृतपान करने को बोल दो। हमारे घर में बाहर से धूप से कोई भी आदमी आ जाता है तो हमें पहले उसको गुड़ खिलाते हैं, उसके बाद ही पानी पीने को बोल देते हैं। ये हमारी जो परंपरा है चल रही है वो छोड़कर हमने सिर्फ वो एक फिल्टर है, वो एक किडनी है, अमुक है तमुक है, ऐसे उसके ऊपर हमारे विचार निसर्ग और शरीर में जो दिखाई देते हैं वो छोड़कर हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो डाल रहे हैं। ये गलत बात हो रही है बस। ठीक सो है। जो पहले अरे हाँ बस भाई अभी 10:30 बहुत समय हो हाँ गया। सॉरी, थैंक यू थैंक्स पर लॉट, आप प्रणाम। आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगा सब। ठीक है। ओके, थैंक यू, ओके अच्छा। थैंक्स फॉर योर टाइम, नमस्ते नमस्ते, ओके प्रणाम। अच्छा। अभी ये मीटिंग मैं ही खत्म कर देता हूँ। सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। ओके।